स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिंदी बी, जो कि आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जिसके पास सेमेस्टर 1 में इंग्लिश एमआईएल होगा या कोई अदर एमआईएल होगा तो उसको सेमेस्टर 2 में हिंदी एमआईएल पढ़ना होगा। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, उसमें से जो सेकंड टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, ये हम करने वाले हैं। जो कि ये वीडियो है डीयू, एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता देता हूँ यूनिट 1 का, जो कि आपको पढ़ना है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। और हिंदी भाषा का विकास सामान्य परिचय, ये हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि परिचय। तो पिछले अध्याय में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में हमने पढ़ा। मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे शुरू में संस्कृत हुआ करती थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। और वेदों की संस्कृत जो होती थी, लौकिक यानी कि आम बोलचाल की जो संस्कृत होती थी, वो परिवर्तित होके जो है पाली में बदली, ठीक है। पाली में बहुत सारे जो है ग्रंथों की रचना हुई, खासकर बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। उसके बाद प्राकृत जो है इसमें परिवर्तन हुआ पाली का, और प्राकृत जो है फिर इसमें जैन धर्म का इसमें प्रभाव रहा, ठीक है। और प्राकृत में जो है जैन धर्म ने मतलब बहुत सारी रचनाएं करी। वहीं फिर आगे जाके प्राकृत का अंतिम रूप अपभ्रंश जो देखने को मिलता है, परिवर्तित होके अपभ्रंश जो है अलग अलग अपभ्रंश अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए, ठीक है। और इसी के बाद फिर आपकी हिंदी आई हमारे सामने, ठीक है। तो ये एक विकास की यात्रा रही है पूरी हिंदी भाषा की, ठीक है। कि कैसे संस्कृत की वो उत्तराधिकारिणी बनी, यानी कि संस्कृत से कैसे सफर करते 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 आज आधुनिक टाइम पे जो हमारे पास हिंदी भाषा आई है, ठीक है। और हिंदी शब्द का इतिहास, जो हम वर्ड यूज करते हैं हिंदी, ये कहां से आया ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फारसी भाषा होती है या जिसको हम ईरानी भी कहते हैं, उसमें जो है सा ध्वनि जो है वो हा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो फारसी लैंग्वेज होती है जिसको हम ईरानी कहते हैं, उसके अंदर सा या से जिसे हम कहते हैं, वो वर्ड होता ही नहीं है। मतलब ये हम जो अक्षर सा यूज करते हैं ये होता ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है, फारसी के अंदर। और सा की जगह वो हा इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे कि हमारा जो ये भारत का क्षेत्र पड़ता है, इसके उत्तर पश्चिम में जब हम जाएंगे तो ईरानी इलाके आ जाते हैं हमारे। और बीच में जो है सिंधु का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मैंने आपको बताया ईरानी जो भाषा है उसमें सा नहीं होता, उसमें हा का इस्तेमाल करते हैं वो। तो सिंधु को उन्होंने क्या बना दिया, सा का जो वो था उसको हा बना दिया, ठीक है। वो बन गया आपका हिंदू, ठीक है। सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया। और जो सिंधु के उस पार लोग रहते थे, यानी कि सिंधु नदी के जो उस पार लोग रहते थे राइट साइड में, जैसे हमारे भारत का इलाका आ जाता है, तो वहां के लोगों को उन्होंने हिंदू बोल दिया। जबकि उन्हें वहां पे उन लोगों को सिंधु या सिंधी कुछ इस तरीके से बोलना था, उन्होंने यहाँ के लोगों को बोला हिंदू, ठीक है। तो यहीं पे जो हिंदू इन्होंने शब्द यूज करा, और यहाँ के लोग जो भी भाषा में आपस में बोलते थे, उन्होंने उसको हिंदी बोला, ठीक है। हिंदू जो कि हिंद में रहते हैं, ठीक है, सिंध को उन्होंने हिंद बना दिया, सा को उन्होंने हा बना दिया। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो हिंदू थे उनकी बोले जाने वाली भाषा उसको हिंदी बना दिया, और पूरे भारतवर्ष की भाषा को उन्होंने हिंदी कहा, जो हिंद में भाषा बोली जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा इसमें फंडा है कि वो उनके वहां पे सा शब्द जो है उसको हा पढ़ा जाता था, इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और उसके आगे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा, और वहां की भाषा को इन्होंने हिंदी कहा। तो ये शब्द का इतिहास है। और शब्दार्थ की दृष्टि से अगर हम देखें, अगर हम मीनिंग देखें इसके पीछे, तो जो हिंद वर्ड है, हिंद का मतलब होता है भारत। जैसे हम बोलते हैं जय हिंद, तो जय हिंद का मतलब होता है हमारे भारत की जय हो, ठीक है। हिंद को हम भारत भी कहते हैं, भारत का पर्याय जो है वो हिंद है। और हिंद में बोले जाने वाली कोई भाषा है जो कि हिंदी, ठीक है। और हिंद जो शब्द है पूरे भारत का पर्याय बनकर उभरा है, यानी कि हिंद को हम भारत भी समझते हैं। आगे देखते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं भी हैं, यानी कि हिंदी भाषा जो है उसकी बहुत सारी उपभाषाएं भी हैं, फिर बहुत सारी बोलियां भी हैं। जैसे आपने बहुत सारी बोलियां सुनी होगी,
जैसे हरियाणवी बोली सुनी होगी, अवधी सुनी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी बोलियां हैं, उपभाषाएं भी हैं, और इनमें से कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है कुछ बोलियों के अंदर, जैसे कि ब्रज भाषा के अंदर आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, अवधी में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। और हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया, यानी कि जहां जहां हिंदी बोली गई जिन जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को क्या कहा गया, हिंदी भाषी क्षेत्र। आगे देखते हैं। और हिंदी भाषा के विकास का संबंध सीधा सीधा अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है विभिन्न अपभ्रंशों से ही हमारी जो है आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक हमारी हिंदी भाषा है। मैंने आपको ये समझाया था। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का आदिकाल। अगर विकास को और ढंग से हम देखेंगे तो सबसे पहले हम आदिकाल से शुरू करते हैं। तो 1000 के आसपास हिंदी का जन्म हुआ, और इस काल को संक्रांति काल कहा गया, ठीक है, जिस टाइम पे जन्म हुआ। और इस काल के अपभ्रंश को अवहट का नाम दिया गया। जो आदिकाल में जो अपभ्रंश था इसको अवहट कहा गया। इसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको पुरानी हिंदी का नाम दिया है इस समय को, और सॉरी इस अवध को, ठीक है। और खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से हिंदवी की शैली प्रचलित हुई, यानी कि जो हिंदवी भाषा हमारे सामने आती है उसमें खड़ी बोली प्लस में फारसी, इन दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रभाव में अमीर खुसरो जो है वो काफी अच्छे इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, अमीर खुसरो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हिंदी भाषा का मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल में क्या होता है, 1500 से 1800 ईस्वी तक का ये टाइम होता है मध्यकाल का हिंदी भाषा का। और अवधी और ब्रज भाषा साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध होती है। मतलब अब जो हिंदी का मध्यकाल है इसमें अवधी और ब्रज भाषा ने बहुत नाम किया, और अवधी और ब्रज भाषा में आपको बहुत काव्य देखने को मिलेंगे, और साहित्य में काफी इसका नाम रहा। सामाजिक संप्रेक्षण में खड़ी बोली का इस्तेमाल होता था, यानी कम्युनिकेशन जो लोग करते थे आपस में वो खड़ी बोली में करते थे मध्यकाल में। और सूरदास या तुलसीदास, मीरा, रहीम, रसखान, कुछ ऐसे महान कवि हुए, कवित्री हुई, जो कि जिन्होंने इस काल के साहित्य की वृद्धि की। इसको एक स्वर्ण युग कहा गया, ठीक है। बहुत रचनाएं हुई इसके अंदर, और राम भक्ति शाखा की रचनाएं हुई, कृष्ण भक्ति शाखा की भी बहुत सारी रचना हुई, ज्ञान जो शाखा थी उसकी भी बहुत सारी रचना हुई, जैसे कबीर की रचनाएं हैं, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो आगे बढ़ते हैं। और फारसी शब्दों का भी इसमें समावेश होने लगा। मध्यकाल तक आते आते फारसी शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि फारसी मुगलों के टाइम पे बहुत फेमस थी, ठीक है। तो इसमें हिंदी पे भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखने लगा। अब अगर हम आधुनिक टाइम की बात करें, हिंदी भाषा कैसे परिवर्तित, इसका विकास आगे होता गया। आधुनिक काल में क्या हुआ, 1800 के बाद से लेकर आज तक जो हम हिंदी बोलते हैं वो हिंदी भाषा का आधुनिक काल है। गद्य के रूप में खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी, यानी कि अब गद्य भी लिखे जाने लगे इसमें खड़ी बोली में। और खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद हुआ। जो खड़ी बोली थी, ठीक है, हिंदी की जो खड़ी बोली थी उसका जो असली प्रसार हुआ वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के आने से खड़ी बोली के प्रसार में युगांतकारी परिवर्तन आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत एक नाम बनाया, जो कि इनको जाना जाता है गद्य का जो मतलब आप कह सकते हैं जनक। और अब खड़ी बोली में भी कविताएं आने लगी थी, ठीक है, और गद्य में भी परिवर्तन आया काफी ज्यादा। और क्या होता है आइए देखते हैं। गद्य की नई नई विधाएं सामने आई हिंदी के अंदर, जैसे कि उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, और भी बहुत सारी इसी तरीके से नई नई विधाएं आई। और तथा हिंदी भाषा ने फिर फारसी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण किया। जब आप जब गद्य पढ़ते हो तो उसमें आपको हिंदी भाषा में आपको बहुत सारे इंग्लिश शब्द भी देखने को मिलेंगे। जैसे स्कूल जा रहा है तो स्कूल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस तरीके से हिंदी भाषा में हम आज के टाइम पे भी कहते हैं टाइम बताओ, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अंग्रेजी का इसमें प्रभाव आ गया, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम टेबल बनाना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदी में इन शब्दों का जो है प्रभाव आया। अब हिंदी की कुछ उपभाषाएं आपको बता देता हूं, ठीक है, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर बहुत सारी बोलियां आती हैं, जैसे कि खड़ी बोली, और हरियाणवी जो कि हरियाणा साइड बोली जाती है, ब्रज भाषा जो कि ब्रज के इलाके में बोली जाती है, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, और कन्नौजी आ जाती है इसके अंदर, और बुंदेली जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ये सब बोलियां हैं। उपभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्व साइड का जो हमारा भारत का पूर्वी इलाका है वहां पे जो इसके अंदर बोलियां बोली जाती हैं वो है अवधी, ठीक है, जो अवध क्षेत्र के आसपास की बोली है। बघेली,
ठीक है, और छत्तीसगढ़ी जो कि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और तीसरी उपभाषा है राजस्थानी, जो कि राजस्थान में इसका विकास हुआ। इसके अंदर बहुत सारी बोलियां आती हैं, जैसे मेवाती, मेवात के आसपास की जो बोली रही, गुड़गांव में भी कुछ इसका प्रभाव है। मालवी, ठीक है, इसका जो प्रभाव है ये तो मध्य प्रदेश तक है राजस्थान से। जयपुरी, इसका केंद्र जयपुर रहा, ठीक है, जो जयपुर सिटी जो मेन राजधानी का इलाका, वहां पे इसका खूब इसका केंद्र रहा और वहीं से इसका विकास हुआ। मारवाड़ का जो इलाका था वहां मारवाड़ी बोली का विकास हुआ, ठीक है, मेवाड़ी भी कहा जाता है इसे। चौथी जो उपभाषा थी वो थी बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी, इसके अंदर बिहार का जो क्षेत्र था उसमें बहुत सारी बोलियां निकली, जैसे कि भोजपुरी, भोजपुर जो जिला था वहां से इसका केंद्र बना और वहीं से इसका विकास हुआ। मगही, इसको मागधी भी कहा गया, मगध का जो क्षेत्र था वहां से इसका विकास हुआ। मैथिली, ठीक है, और ये क्या था, मैथिली, इसका इतिहास काफी पुराना रहा। मिथिला नरेश जो थे जनक, आपने देखा होगा रामायण के टाइम पे, त्रेता युग पे, ठीक है, तब से ही ये मैथिली जो है अस्तित्व में है। तो मैथिली काफी पुरानी भाषा है, आप कह सकते हो, बोली तो है ही, साथ में इसको भाषा भी आप कह सकते हो, और बहुत पुरानी है, इसकी खुद की लिपि तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवी उपभाषा है पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी में जो हमारे पहाड़ी भाग हैं भारत के, जो हमारे अंचल के इलाके हैं, पहाड़ी अंचल के इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां पे अलग अलग बोलियां आई, जैसे कि कुमाऊनी, जो कि कुमाऊं की जो भाषा, जो कुमाऊं का जो क्षेत्र रहा जो, ठीक है, वहां की बोलियों में कुमाऊनी बहुत फेमस है। गढ़वाली, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, और ये जो टिहरी गढ़वाल, और गढ़वाल का जो इतना इलाका है वहां पे गढ़वाली बोली बोली जाती है। तो ये पांच उपभाषाएं हैं हिंदी की, याद रखना, बोलियां याद रखना। विकास आपको मैंने बताया कैसे संस्कृत से लेके लास्ट में अपभ्रंश से कैसे धीरे धीरे शौर सैन्य अपभ्रंश का कुछ प्रभाव था, और अर्धमागधी, इस तरीके से कैसे हिंदी भाषा हमारे सामने आई अलग अलग अपभ्रंशों से, और कैसे फिर उसका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल रहा, फोर्ट विलियम का क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें याद रखना, यही आपका हिंदी भाषा का विकास है। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।